अनसुपरवाइज लर्निंग क्या चीज है, सुपरवाइज लर्निंग से कैसे डिफरेंट है, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, क्या आइडियोलॉजी, उसके एग्जैक्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, उसमें क्या एग्जैक्टली होता है। अगर आप एकदम नए अनसुपरवाइज लर्निंग या मशीन लर्निंग में, आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा समझ में आने वाली है। और जो लोग एडवांस टॉपिक्स कवर करते हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने जा रही है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेगी। मैं पूरा थ्योरी इसकी कवर करूंगा और उसके एग्जैक्ट लॉजिक क्या होता है, उसके अंदर क्या बिहाइंड द सीन होता है, सब पे बात करने जा रहे हैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव से। और एग्जैक्टली अनसुपरवाइज लर्निंग में हो क्या रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है और कहां कहां पे काम हो रहा है, एप्लीकेशंस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, उन सब पे बात करने जा रहे हैं। बहुत मजेदार वीडियो होने जा रही है, आप देख रही है, सब आज हम बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के पर्सपेक्टिव में। इससे पहले मैंने मशीन लर्निंग का आर्किटेक्चर और मशीन लर्निंग क्या होती है, उसके बाद सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, वो 3-4 वीडियोस पहले बना ली हैं प्लेलिस्ट में। तो अगर आप चाहें तो एक वीडियो कोर्स में बना रहा हूं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो देखें और फिर अनसुपरवाइज लर्निंग देखें, ताकि आपको एक एक कंटिन्यूएशन में चीजें समझ में आती रहे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के पर्सपेक्टिव में कि अनसुपरवाइज लर्निंग एग्जैक्टली होती क्या है और उसमें क्या हो रहा होता है। अगर मैं थोड़ा सा अगर बात करूं सुपरवाइज लर्निंग पे, तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता था कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया फोन का नाम, मैंने आपको बताया उसकी स्टोरेज, और मैंने आपको बताया उसका कलर, और मैंने आपको बताया कि वो उसका ईयर ऑफ लॉन्च क्या है। अगर ये सारे पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूं, ये सुपरवाइज लर्निंग की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैंने आपको बताया फोन कौन सा है, उसकी स्टोरेज कितनी है, उसका कलर क्या है, उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, तो आप मुझको बता सकते हो कि उसका प्राइस क्या होगा। ये चीज जो है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक्स क्या होगा। इन सब के बेसिस पे आप एक वैल्यू का प्रिडिक्शन कर सकते हो, बता सकते हो कि आखिर एग्जैक्टली वो उस सामान का, उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का प्राइस क्या होगा। इसी पर्सपेक्टिव में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मल्टीपल फीचर्स है और उसके बेसिस पे आप एक प्राइस प्रिडिक्ट करवा रहे हो। अच्छा, अगर कोई इंसान या कोई इंडिविजुअल या इंटेलेक्चुअल कुछ भी ना जानता हो फोन के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, वैल्यू के बारे में, स्टोरेज के बारे में कुछ भी ना जानता हो, तो अगर मैं उसको ये सारी चीजें भी बता दूं तो उसको प्राइस बताना या उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी हम लोग पूछते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी आप अपने कलीग से या फिर अपने दोस्त से या किसी से भी पूछते हैं, यार मैं कार लेने वाला हूं, कुछ आइडिया है क्या करूं, तो अगर उसको उस डोमेन की नॉलेज नहीं है तो वो कहेगा नहीं यार आइडिया नहीं है। और अगर किसी को डोमेन की नॉलेज है, फॉर एग्जांपल फोन्स की नॉलेज है, अगर हम यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं फोन्स का, तो अगर मैं बात करूं अगर फोन्स की नॉलेज है तो मैं कहूंगा कि अगर जो है वो ब्रांड, फोन का नाम है आईफोन, स्टोरेज है 64 GB, उसका कलर जो है वो है स्पेस ग्रे, और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जो है वो है 2024। अगर ये सारे मैं अगर चीजें बता रहा हूं, और यहाँ पर मैं ये बताता हूँ आईफोन ये XR जो कि 2024 में नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूं, चलिए इसको हम लोग 15 कर लेते हैं। 15 है तो यहां पर वो अगर नॉलेज का नो हाउ रखता है और जानता है कि मार्केट कैसे चल रही है, तो वो ये बता देगा कि उसका प्राइस क्या होगा। वो कह सकता है 50K से लेके 70K तक, मतलब 50,000 से लेके 60,000 तक, या फिर एक एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकता है कि चलो भाई 60,000 रुपीज जो है वो इस बेसिस पे, इस फीचर्स के बेसिस पे वो बता सकता है कि भाई 60,000 उसका प्राइस होगा। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आपके पास डिफरेंट फीचर्स है, आपके पास डिफरेंट फीचर्स है ये सारे, और इसके बेसिस पे आप एक टारगेट को प्रिडिक्ट करवा रहे हैं। ये होती है सुपरवाइज लर्निंग। मैंने सुपरवाइज लर्निंग की कोर्स वीडियो में ये पूरा कवर किया हुआ है। ये हो गई सुपरवाइज लर्निंग। अब ऑन द कॉन्ट्ररी या ऑन द कॉन्ट्रास्ट अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है या फिर वो कैसे डिफरेंट है सुपरवाइज लर्निंग से, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर अब मैं आप यहां से कहूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल, या और अच्छा एग्जाम्पल या और इजी एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सिर्फ यहां पर मैं लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन हो। ये है सुपरवाइज लर्निंग। अब बात करूंगा मैं अनसुपरवाइज लर्निंग पे। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा आपको, सिर्फ एक रिकैप था, एक ब्रीफ रिकैप। अब जो है वो मैं एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से अनसुपरवाइज लर्निंग को कनेक्ट करवाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग मिलके जो है वो उसको आगे सीखेंगे और फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन पे आगे बात करेंगे। अगर ये एक लेडी है, ठीक है, ये एक लेडी है, इसके दो बेटे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है सैम और इसका नाम है टिम। इसका नाम सैम है, इसका नाम टिम है। अब जो ये मदर है ये क्या करती है, ये कुछ शेप्स जो है वो इन दोनों के सामने रखती है। अब वो शेप्स क्या है मैं आपको वो दिखाता हूं। यहां पर ये हमारी एक्टिविटी की शीट है। यहां पर अब आप देखें, एक मदर है जिसका नाम है मोना,
तो मोना के दो बेटे हैं, सैम और टिम। अब जो है यहां पर मोना कुछ चीजें करती है। क्या करती है? वो कुछ शेप्स जो है वो सैम और टिम के सामने लाके रखती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर और एक स्क्वायर जो कि कलर्ड है, एक सर्कल और एक सर्कल जो कि कलर्ड है, और एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल जो कि कलर्ड है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मोना जो है उसने यहां पर सिक्स शेप्स जो है वो सैम और टिम के सामने लाके रखे, और ये शेप्स को देने के बाद वो कहती है कि अब आप इसका ग्रुप बनाएं, इसको अब टीम अप करें, इसकी टीम बनाएं। ठीक है, टीम बनाएं। ओके, बस इतना ही वो कहती है और फिर वो चली जाती है। अब सैम और टिम की दो एक्टिविटीज है यहाँ पे, कि सैम एक एक्टिविटी करेगा कि जिसको उसको इन शेप्स का ग्रुप बनाना है और टिम को भी ग्रुप बनाना है। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा सैम है वो क्या करता है। सैम जो है उसको जब ये शेप्स दिए जाते हैं, ये सिक्स शेप्स, तो सैम सोचता है कि मेरे पास स्क्वायर है और एक स्क्वायर जो कि कलर्ड है, एक सर्कल है और एक सर्कल जो कि कलर्ड है, एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है जो कि कलर्ड है। तो मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, क्योंकि कलर्ड जो है वो अलग है, मतलब एक चीज होती है ब्लैक एंड व्हाइट और एक होता है कलर्ड। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सारे जो कलर्ड शेप्स हैं उसकी एक टीम बना देता हूं, एक ग्रुप बना देता हूं ऐसे, और जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसका एक ग्रुप बना देता हूं। तो यहां पर उसने क्या किया, अब आप देखें, उसने यहां पर दो टीम्स बनाई, टीम ए और टीम बी। टीम ए में सारे वो शेप्स हैं, सारे वो फिगर्स हैं कि जो कलर्ड है, और टीम बी में वो सारे शेप्स और फिगर्स हैं जो कि कलर्ड नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है या फिर नॉर्मल है, प्लेन है, उसमें कलर्ड नहीं है। तो ये जो था ये सैम का पर्सपेक्टिव था, ये सैम का पर्सपेक्टिव या उसका आइडिया था कि उसने सारे कलर्स को एक साथ कर दिया और सारे ब्लैक एंड व्हाइट के सारे प्लेन फिगर्स को एक साथ कर दिया। ये जो था ये सैम का पर्सपेक्टिव था, सैम की आइडियोलॉजी थी। अब हमारे पास सैम की आइडियोलॉजी हो गई है, ये प्रेफर करता है कलर ओवर शेप। हमारा जो सैम है वो कलर को प्रेफर करता है शेप्स के ऊपर, यानी कि शेप्स भी तो था लेकिन उसने प्रेफर किया कलर्स को शेप के ऊपर। अब बात करते हैं टिम की। टिम एग्जैक्टली यहां पर क्या करता है? एक और मेरे पास एक एक्टिविटी शीट आ गई, यहां पर जो है वो टिम आ गया। अब टिम ने सोचा कि कलर्स है मेरे पास दो शेप्स हैं, और दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है और सिमेट्रिकल है और सेम है, मेजरमेंट भी सेम है, सारी चीजें सेम है, और कलर भी है और प्लेन भी है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ अगर कलर का है और साइज का है या शेप का है, तो मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं जो शेप सेम है उनको एक साथ कर दूं, एक टीम में कर दूं, और जो हमारे यहां पर कलर्स हैं उसको मैं प्रेफरेंस ना दूं उतनी। इस तरीके से जो है वो यहां पर टिम ने सोचा। तो टिम का जो एक्टिविटी है वो ऐसे होती है कि उसने स्क्वायर लिया, प्लेन स्क्वायर यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर और कलर्ड स्क्वायर, और इसको एक ग्रुप बना दिया। उसके बाद उसने यहां पर सर्कल लिया, और सर्कल के बाद उसने प्लेन सर्कल और कलर्ड सर्कल एक साथ बना दिया, और उसके बाद उसने ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल में प्लेन ट्रायंगल और कलर्ड ट्रायंगल जो है वो एक साथ बना दिया। अब ये जो है ये एक्टिविटी है टिम की। अब आप टिम की एक्टिविटी को सैम से कंपेयर करें तो टिम जो है वो शेप को प्रेफरेंस देता है ओवर कलर। अगर मैं यहां चाहूं तो मैं लिख भी सकता हूं कि जो टिम है आपका वो शेप को प्रेफरेंस देता है कलर के ऊपर। यानी कि जब मोना उनकी ममा ने सैम और टिम को ये शेप्स दिए, ये सिक्स फिगर्स दिए और कहा कि इनकी टीम बनाओ, इनका ग्रुप बनाओ, तो सैम ने जो सेम कलर्स थे यानी कि जो कलर ब्लॉक्स थे उनको एक टीम में कर दिया, और जो प्लेन थे या फिर ब्लैक एंड व्हाइट थे उनको एक टीम में कर दिया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो टिम था उसने जो सेम शेप्स है उनको एक टीम में कर दिया, और उसके बाद उसने प्रेफरेंस दिया शेप्स को कलर के ऊपर। तो ये जो है अब आप एक एक्टिविटी समझे। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, अगर हम लोग मिलकर सीखना चाहें और पूछें कि इसमें दोनों में सही कौन सा है, क्या सैम ने सही किया है, इसको ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, या टिम ने सही किया है, टिम को ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए? कौन सा सही है, कौन सा है जो हमें प्रेफर करना चाहिए? तो यहां पर जो है
वो एक कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे पहले चलने से पहले यहां पर मैं टीम कह रहा था, थीम ए, टीम बी और ग्रुप्स, टीम। एग्जैक्टली इसको ग्रुप्स या टीम नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है क्लस्टर्स। इसको कहा जाता है क्लस्टर्स। ये जो है वो क्लस्टर्स कहलाते हैं। ये जो आपके सिमिलैरिटी है, इसके बेसिस पे अलग अलग इंसानों ने अलग अलग अपनी आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, अपनी फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से ग्रुप्स बनाए, और इस ग्रुप्स को बनाने के बाद उन ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करके रख दिया और अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा, मैंने जो है वो कलर्स को एक साथ किया और ब्लैक एंड व्हाइट को एक साथ किया। और टिम कहता है मामा, मैंने सेम शेप्स को एक साथ किया और कलर्स को प्रेफरेंस नहीं दी। अब यहां पर ये क्लस्टर है, क्लस्टर ए मान लीजिए, और ये क्लस्टर बी है। ये एक सैम का क्लस्टर है और ये टिम का क्लस्टर है। अब इसमें बात करते हैं कि सही कौन सा है, अच्छा कौन सा है, प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है ना, विनर एक ही होता है, गोल्ड की पोजीशन एक ही होती है जो टॉप पे आता है। तो मोना जब आई तो मोना से इन दोनों ने कहा कि मम्मा मैंने ऐसे किया, और टिम ने कहा मैंने ऐसे किया। अब इसमें सही कौन सा है, ज्यादा प्रेफर किसको किया जाए। तो यहां पर मोना ने एक चीज मिस कर दी। उसने एक एक्टिविटी तो की, लेकिन इसने एक चीज मिस कर दी, और इस चीज को हम लोग कहते हैं सिमिलैरिटी स्कोर या मेजर। सिमिलैरिटी मेजर मतलब इसको हम लोग कैसे कहेंगे, सिमिलैरिटी मेजर एग्जैक्टली वो कंडीशंस या वो आर्ग्यूमेंट्स या फिर वो स्टेटमेंट की जिसके बेसिस पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। यानी कि मोना को इथिकली और आइडियोलॉजिकली ये करना चाहिए कि उसने जब ये शेप्स जो है वो सैम और टिम को दिए, तो उसको ये कहना चाहिए कि अब तुम इसको ग्रुप बाय करो, इसके क्लस्टर्स बनाओ कलर के बेसिस पे। अगर वो कहती कि मेरी सिमिलैरिटी मेजर ये है कि तुम इसके क्लस्टर्स बनाओ कलर के बेसिस पे, तो सैम का जवाब सही है, उसने कलर के बेसिस पे क्लस्टर्स बनाए। अगर मोना कहती कि नहीं, तुम्हें शेप्स के बेसिस पे इनके क्लस्टर्स बनाने हैं, यानी कि एक जैसे शेप जो वो एक साथ रहे, अगर वो ये सिमिलैरिटी मेजर डिफाइन करती, तो जो टिम का जवाब है, टिम का उत्तर है, टिम ने जो बताया है वो सही है। यानी कि ये जो पूरी एक्टिविटी है इसमें एक चीज मिसिंग है। अगर आपको किसी एक लास्ट एंड पॉइंट तक या फिर कोई लास्ट आंसर तक पहुंचना है, तो उसमें मेन चीज ये आ जाती है कि आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम में सिमिलैरिटी मेजर को डिफाइन करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। और एग्जैक्टली ये जो भी कुछ हुआ, इसी को हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। कैसे कहते हैं, ऑटोमेटिकली जब डेटा बहुत ज्यादा, आप जानते ही, नॉइजी होता है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर आउटलायर्स होते हैं, बहुत ज्यादा सारी चीजें होती है। उस पर मैं अभी फॉर्मली बात करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक आइडिया और पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब डेटा ऑटोमेटिकली कुछ पैटर्न्स और ट्रेंड्स के बेसिस पे ग्रुप्स बना लेते हैं, अब ग्रुप्स जो है वो गलत वर्ड है, क्लस्टर्स बना लेते हैं, उसको हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई एज ग्रुप 18 से 30 का है, अगर वो 28 से 30, अगर 20 साल से 30 साल का कोई एज ग्रुप है और वो Amazon या फ्लिपकार्ट पे जाके एक चीज खरीदता है, तो इसका एक क्लस्टर बन जाएगा। अगर कोई 30 से 40 का एज ग्रुप है और वो कोई चीज Amazon से खरीदता है, तो उसका एक क्लस्टर बन जाएगा। और फिर कोई नया 18 से 20 या 20 से 30 का अगर कोई बंदा आता है या फिर कोई इंडिविजुअल आता है, तो उसको फिर उस क्लस्टर्स के बेसिस पे जो रिकमेंडेशन होगी, जो चीजें बताई जाएंगी, वो वही होगी कि जो मैक्सिमम लोग उस क्लस्टर में बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर मैं 24 इयर्स का हूं और मैक्सिमम लोग जो कि 20 से 30 इयर्स के बीच में है और वो आईफोन खरीदते हैं, तो जब भी मैं Amazon पे जाऊंगा, मेरी जो टॉप रिकमेंडेशंस होंगी, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं एक लेमैन टर्म्स में, मेरी जो रिकमेंडेशंस होगी वो हमेशा वो रिकमेंडेशंस होगी, क्योंकि मेरी जो एज है वो Amazon या फ्लिपकार्ट जानता है, वो रिकमेंडेशन होगी जो कि मैक्सिमम जो है पसंद की जाती है, जिसका क्लस्टर बना हुआ है 20 से 30 साल के बीच में। ये जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की आइडियोलॉजी है, ये उसका पर्सपेक्टिव है। मैं उम्मीद करता हूं मुझे चौक और ब्लैक बोर्ड पे बोलना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा जॉट डाउन करूं और फिर चीजों को पहुंचाऊं। कोडिंग जो है वो बहुत इजी है, उसको हम लोग ट्यूटोरियल में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मजेदार और ज्यादा समझने के लिए कॉन्सेप्ट, ताकि आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाए, ये ज्यादा बेटर लगता है मुझे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि मोना जो है उसके दो बच्चे थे, सैम और टिम,
उसको एक एक्टिविटी दी गई कि उसने 6 फिगर्स दिए और 6 फिगर्स में हमेशा जो 3 फिगर्स थे वो प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट थे और 3 फिगर्स जो थे वो कलर्स के थे। यहां पर सैम ने जो ग्रुप या क्लस्टर्स बनाए वो क्लस्टर्स बनाए कलर के बेसिस पे, यानी उसने सारे कलर्स के एक क्लस्टर में कर दिया और उसने जो सारे ब्लैक एंड व्हाइट है वो दूसरे क्लस्टर में कर दिए। लेकिन टिम ने दूसरी आइडियोलॉजी अपनाई। उसने क्या किया, उसने सारे सिमिलर शेप जो है वो एक क्लस्टर में कर दिए और उसने सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को एक एक साथ कर दिया। तो इसलिए यहां पर 3 क्लस्टर्स बन रहे हैं जबकि यहां पर 2 क्लस्टर्स बन रहे हैं। लेकिन अगर आपको बताना है कि सही कौन सा है तो हमेशा आपको अपनी प्रॉब्लम में सिमिलरिटी मेजर को डिफाइन करना पड़ता है। मतलब कि एग्जैक्टली मोना को बताना चाहिए कि तुम लोगों को इसको ऐसे क्लस्टर्स बनाना है कि जिसमें शेप्स एक साथ आए या फिर जो कलर्स है वो एक साथ आए, तब जो है वो क्लस्टर डिफाइन कर सकते हैं कि या सैम ने सही किया या टिम ने सही किया। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली जो पूरा पर्सपेक्टिव और आइडियोलॉजी है आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप चाहे तो एक बार दूर से देख सकते हैं, पूरी जो चीज है वो यहां पर क्लियर हो गई है। अब आगे बात करते हैं और थोड़ा सा फॉर्मली चीजों को डिफाइन करते हैं और स्टैब्लिश करते हैं। मुझे बड़ा सब्जेक्ट को लेके मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि मैं इसको एज अ डेटा साइंटिस्ट परफॉर्म भी करता हूं, तो इसको बोलने में भी और इससे बात करने में बहुत मजा आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा और आगे जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को थोड़ा सा हम लोग और डीप में स्टडी करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो और डीप में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो है वो यहां पर प्रेजेंट है और आती हैं। तो अगर मैं बात करूं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और डीप में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो इसमें 2 तरह की बाइफर्केशन है। आपको याद होगा कि जब हम लोग बात कर रहे थे सुपरवाइज्ड लर्निंग पे, तो वहां पर 2 बाइफर्केशंस आती है जो कि मेन बाइफर्केशंस है 2 तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कैटर करने के लिए। पहला है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और दूसरा है रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कोई चीज को कहना हाँ या ना, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, ट्रू या फॉल्स, दिन या रात, ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्लासिफाई करना। और दूसरे एंड पे जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में, आईफोन का प्राइस प्रेडिक्ट करना, वो चाहे 1 रुपए भी हो सकता है, 1 लाख रुपए भी हो सकता है। तो फिर कोई भी वेटेज या डिस्क्रीट वैल्यू को प्रेडिक्ट करना रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में 2 आपके पास चॉइसेस है जिसमें से आपको एक चूज करके बताना है। अब हम लोग इस पर्सपेक्टिव में 2 चीजें देखते हैं। फर्स्ट है हायरार्किकल, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे हम लोग वापस आ गए, हायरार्किकल। और दूसरा जो है यहां पर आपको जो मिलता है वो है पार्टीशन। आपके पास यहां पर 2 टाइप्स आ जाती हैं, जैसे हमने पिछली बार बात की थी सुपरवाइज्ड में। यहां पर अगर हम लोग अनसुपरवाइज्ड में बात करें तो यहां पर आपके पास 2 चॉइसेस आ जाती हैं, हायरार्किकल आ जाती है और पार्टीशनल आ जाती है। अब हायरार्किकल में भी 2 हमारे पास आती है, एग्लोमेरेटिव, इन सब पे भी हम लोग बात करेंगे, एग्लोमेरेटिव, और दूसरी जो है वो है डिसाइसिव। हायरार्किकल में आपके पास एग्लोमेरेटिव है और डिसाइसिव है, और यहां पर आपके पास पार्टीशनल में जो है वो के मीन्स है और फजी सी मीन्स है, फजी सी मीन्स। ये जो है वो अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मली चीजों को ला रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं कि आपके पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में 2 कैटेगरीज है जो कि 2 मेजर कैटेगरीज है। फर्स्ट जो है वो है हायरार्किकल, जिसके अंदर आपके पास एग्लोमेरेटिव है और डिसाइसिव है, और दूसरी है पार्टीशनल, और पार्टीशनल में आपके पास के मीन्स है और फजी सी मीन्स है। अब जो है हम लोग इसके अंदर चलते हैं और एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हायरार्की पे फोकस करेंगे और एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत इजीली हम लोग समझेंगे, मिलकर समझेंगे, मैं आपसे सीखूंगा और इसको एग्जैक्टली देखेंगे कि हायरार्किकल में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आप एक बार ये पूरी चीज जो है वो माइंड मैप कर लें कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपके पास हायरार्किकल होता है और पार्टीशनल होता है, और हायरार्किकल में 2 होता है, एक होता है एग्लोमेरेटिव और दूसरी होती है डिसाइसिव। और यहां पर आपके पास जो पार्टीशनल है इसमें के मीन्स है और फजी सी मीन्स है। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो मैं वो हायरार्किकल पे चाहूंगा और इसको देखने की कोशिश करूंगा कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। ये सारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। मैं एक एग्जांपल लेके हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है उसकी तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहता है कि अगर आप कोई एक एग्जांपल जो है ले और उसको फिर करें। एक काम करते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं, अभी 15 अगस्त गुजरा भी है, इंडिया का मैप बनाते हैं और उससे सीखते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग इन एक्शन। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, तो आप थोड़ा सा वो करिएगा, ठीक है। मतलब आप एक आइडिया ले लीजिए कि एक इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में अब यहां पर मैं डिफाइन करता हूं, ये है यूपी,
ये है महाराष्ट्र, ये है गुजरात, हाँ गुजरात इधर ही कहीं है, ये है गुजरात, ये है आंध्र प्रदेश, और ये है एमपी, और ये है पंजाब। ठीक है, 6 हो गए ना, हाँ 6 काफी है, 6 डेटा पॉइंट्स को लेके हम लोग अभी डीलिंग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग पे। हायरार्किकल क्लस्टरिंग पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये 3 डेटा पॉइंट्स मैंने लिए इंडिया के मैप पे, ये इंडिया का मैप है, इंडिया मैप, और इसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैसे इन एक्शन काम करती है और इसके अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। और बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको, और बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें जो है वो सीखने को मिलेगी, स्पेशली क्लस्टरिंग के पर्सपेक्टिव से। अब जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग का रूल है वो मैं पहले थोड़ा सा लिख देता हूं और आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, हमेशा शुरुआत जो होती है, अगर मुझे ट्रैवल करना है, अगर मैं अभी यूपी में हूं और अगर मुझे ट्रैवल करना है, तो फिर मेरे लिए आइडियल नहीं है कि मैं यहां उड़ के चला जाऊं, यहां चला जाऊं, और मैं अगर मुझे इंडिया टूर करना है तो पहले मैं यहां आ जाऊं, फिर वहां फिर यहां चला जाऊं, वापस उड़ के पंजाब चला जाऊं, और फिर पंजाब से उड़ के मैं फिर महाराष्ट्र आऊं, और फिर मध्य प्रदेश जाऊं, और फिर गुजरात जाऊं। अब देख रहे कितना ज्यादा ये कॉस्टली है मेरे लिए कि मैं स्पेशली यूपी से एपी आऊंगा, फिर एपी से पूरा घूम के पंजाब जाऊंगा, जबकि मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं यूपी से डायरेक्ट पंजाब जा सकता हूं, एमपी जा सकता हूं, मतलब जो सबसे नेबरिंग मेरे स्टेट है वहां जा सकता हूं। मैं इतना घूमूंगा क्यों, मैं इतना एक्सपेंसिव टूर क्यों लूंगा, जबकि मैं पास से कवर करते हुए यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, मतलब जो भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे ज्यादा लीस्ट या एक्सपेंसिव नहीं है, चीपेस्ट है, मैं वो यहां पर लूंगा, ना कि जो इतना एक्सपेंसिव है कि यहां से यूपी से एपी आऊं, फिर एपी से पीबी जाऊं, और फिर वहां से एमएच आऊं, और फिर गुजरात जाऊं, और फिर वापस एमपी आऊं। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है मेरे लिए, तो इसको मैं रब कर देता हूं। और यहां पर इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए अब मैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग के पर्सपेक्टिव में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। यानी कि अगर आप अपने इंट्यूशन से भी समझे या सोचें, तो हमेशा आपका दिमाग भी यही कहेगा, आपका मस्तिष्क भी यही कहेगा, आपकी बुद्धि भी यही आपको विचारधारा देगी कि जो सबसे नजदीक है मेरे, मैं वहां जाऊं, और फिर उस जगह से सबसे नजदीक जो है मैं वहां जाऊं, और फिर जो उस जगह से सबसे नजदीक है मैं वहां जाऊं। अच्छा, क्या ये चीज सबके लिए यूनिवर्सल है? नहीं। अगर मैं यूपी में हूं तो मेरे लिए सबसे नजदीक एमपी हो सकता है या पंजाब हो सकता है, लेकिन क्या अगर कोई एपी अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाता है, अगर वो यहां पर है, तो क्या वो भी यूपी आएगा? नहीं। उसके लिए क्या पंजाब सबसे नजदीक होगा? नहीं। मतलब ये एक यूनिवर्सल चीज नहीं है, यानी कि यहां पर जो मौजूद है, यहां पर जो अभी प्रेजेंट है, वो अपना क्लस्टर या फिर अपना वो जो एक सबसे पास का पॉइंट है, वो यहां के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे देखेगा, ना कि यहां के, और जो यहां पे है वो यहां के, और जो यहां पे है वो यहां के। अब चलिए, मैं यूपी में हूं, जो कि हूं, मैं यहां के बेसिस पे अपना एक क्लस्टर बनाता हूं। तो मैं क्या करूंगा, हायरार्किकल क्लस्टर इन एक्शन। अब आप देखिए, मैं यूपी में हूं, तो मैं यूपी से कहां जाऊंगा? सबसे नजदीक जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है पंजाब। एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब में ले लेता हूं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन चलिए मैं पंजाब को ले लेता हूं। तो पंजाब सबसे नजदीक है, तो मैं यूपी से जाऊंगा पंजाब। ठीक है, मैं यूपी से पंजाब आ गया। अच्छा, पंजाब से सबसे नजदीक कौन सा है? क्या गुजरात है? नहीं, बहुत डिस्टेंस आप देख सकते हैं। क्या आपका ये महाराष्ट्र है? नहीं, महाराष्ट्र भी बहुत दूर है। क्या आंध्र प्रदेश है? नहीं, आंध्र प्रदेश भी बहुत दूर है। क्या मध्य प्रदेश है? हाँ, मध्य प्रदेश कंपैरेटिवली। यूपी तो चलिए, मैं यूपी से पंजाब आ गया, यूपी कवर हो गया, अब यूपी वापस नहीं जाना। पंजाब से सबसे नजदीक जो है वो आपके पास एमपी है। तो अब मैं जब यूपी से पंजाब आया, अब मैं पंजाब से जो है वो एमपी कवर करूंगा। अब आप देखें, ये एक हायरार्की बन रही है, ये क्लस्टर्स की हायरार्की बन रही है। आपको मजा आ रहा होगा, आप सुने ध्यान से। मैं यूपी से पंजाब आया और फिर पंजाब से एमपी गया। ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये मेरा फ्रेम ऑफ पॉइंट था। अगर हमारा कोई इंडिविजुअल या इंटेलेक्चुअल आंध्र प्रदेश में है, यानी कि वो साउथ इंडिया में है, अब इसका हम लोग एक क्लस्टर बनाते हैं। आपको इंडिया टूर करना है, यानी कि अगर कोई यहां पे है या इस तरीके से देख रहा है, तो अगर वो आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश से सबसे नजदीक मुझे यहां पर क्या दिख रहा है? महाराष्ट्र ही दिख रहा है, तो वो महाराष्ट्र जाएगा। आंध्र प्रदेश से वो जाएगा महाराष्ट्र, एमएच पहुंच गया। अब महाराष्ट्र सबसे पास क्या है? एमपी या गुजरात? देखिए, एमपी तो कवर हो गया, यहां पर हमारे पास एमपी जो है वो कवर्ड है, लेकिन यहां पे गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा नजदीक लग रहा है हमें देखने में। तो यहां पर वो महाराष्ट्र से गुजरात जाएगा।
अब आप देखिए इसमें क्या हुआ कि ये एक हायरार्की बनी कि यूपी से पंजाब, पंजाब से मध्य प्रदेश, यहां पर दूसरा पर्सपेक्टिव आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गुजरात। अच्छा, फिर अब ये एमपी वाला जो एमपी से मैं यहां गुजरात भी जाऊंगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इसको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हायरार्किकल क्लस्टरिंग का एक बहुत सिंपल इंडिया के मैप के एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जो मेरा नियरेस्ट नेबरिंग है मैं वहां जाऊंगा, यूपी से पंजाब जाऊंगा, पंजाब से मध्य प्रदेश जाऊंगा, और यहां एपी में हूं तो एपी से महाराष्ट्र जाऊंगा, महाराष्ट्र से गुजरात जाऊंगा, और फिर गुजरात मतलब इसका जो क्लबिंग है, मतलब इन तीनों का जो क्लब का एक क्लस्टर बन रहा है और इन दोनों का एक क्लब का जो क्लस्टर बन रहा है वो दोनों कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो इंडिया टूर मेरा हो गया। मेरा इंडिया टूर जो कंप्लीट हो गया। ये बहुत ज्यादा मैंने एक बहुत सिंपल आइडिएशन के हिसाब से समझाया ताकि आप समझ पाए कि यही हायरार्किकल क्लस्टरिंग है और इसके अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर अब मैं थोड़ा सा फॉर्मली इसको लिखूं, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन कुछ लोग जो है वो फॉर्मली भी पसंद करते हैं। आपको ये एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग का एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग है और मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। वैसे अगर फॉर्मली समझाता तो थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया लगता और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग को एक बहुत इजी और बहुत लेमैन टर्म के हिसाब से समझाया जाए और पहुंचाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीज जो है आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं यहां पर अपनी स्टेप्स जो है वो डिफाइन करूं तो वो कैसे होती है। ये जो है ये एक क्लस्टर बन गया। ये एक क्लस्टर देखिए, पहले ये अपने आप में एक क्लस्टर था, मैं यूपी में था, तो ये अपने आप को ये रूल है हायरार्किकल क्लस्टरिंग का कि जहां पे आप होते हो उसको एक क्लस्टर मानो और फिर उस क्लस्टर से सबसे पास जो क्लस्टर है उसको फिर एक क्लस्टर बना दो। मतलब कि यहां से यहां जाओ और ये एक क्लस्टर बना दो, ठीक है। अब इस क्लस्टर के पास सबसे जो क्लस्टर है उससे एक क्लस्टर बना दो, मतलब उसे एक करते जाओ। एकता में विश्वास है और उसमें अटूट शक्ति है, इसका एक क्लस्टर बना दिया। यहां पर आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के सबसे पास जो है वो महाराष्ट्र है, तो मैंने आंध्र प्रदेश को पहले खुद एक क्लस्टर बनाया, उसको खुद एक क्लस्टर माना। उसके बाद फिर मैंने उसको सबसे नजदीक जो था उसके वो था आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र, तो मैंने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का एक क्लस्टर बना दिया और फिर इन दोनों का जो एक यूनिफाइड क्लस्टर है, इसका जो यूनियन है, उसके सबसे पास जो था वो गुजरात था, तो मैंने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का सबसे पास वाला जो था गुजरात, उसके साथ मिलकर एक क्लस्टर बना दिया। यानी कि अब हमारे पास एक क्लस्टर ये है और दूसरा क्लस्टर ये है, यानी कि दो क्लस्टर्स हैं। और अब इन दोनों क्लस्टर्स के पास, क्योंकि अब हमारे पास कोई और डेटा पॉइंट बच नहीं रहा है, एक क्लस्टर और दो क्लस्टर, और इन दोनों के बाद जो है हम इनका एक यूनिफाइड क्लस्टर बना देंगे। हम इन दोनों का एक यूनिफाइड क्लस्टर बना देंगे, यानी हमारा क्लस्टर एक बन जाएगा। यानी कि भारत जो है वो एक है, वो एक क्लस्टर बन जाएगा। डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट चीजें, डिफरेंट कल्चर, सब कुछ है, लेकिन हम एक है। ये देखिए हायरार्किकल क्लस्टरिंग से मैं प्रूव कर रहा हूं मतलब ऑल ऑफ अ सडन आ गया कि मैंने पहले क्लस्टर बनाया यूपी का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, और मैंने बनाया आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का। इन दोनों के क्लस्टर्स बनाए, उसके बाद फिर यूनिफाइड क्लस्टर जब हमने मैथमेटिकली देखा तो ये पूरा एक बन रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग इसी का नाम है, इसी को हायरार्किकल क्लस्टरिंग कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं जितना एंथुसियाज्म और वर्कहॉलिक के साथ मैं बोल रहा हूं उतना आप लोग ग्रास्प कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। बस आप लोगों को मतलब आपको मजा आना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनना, मुझे बस मजा आना चाहिए चीजों में, बोलने में, समझने में, समझाने में, करने में। यही जो है वो एजुकेशन है, यही जो है वो नॉलेज है, और यही जो है वो सही तरीका है। मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग तो ग्रेट इंडिविजुअल्स हैं, आपसे तो मैं सीख रहा हूं। तो ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी और ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या है? हायरार्किकल क्लस्टरिंग में सबसे पहले अगर कोई डेटा पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्लेन है, यहां पर ये है, तो सबसे पहले अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो इसको आप खुद में अपने आप में उस अकेले पॉइंट को क्लस्टर मानेंगे, फिर उसके सबसे पास जो है उसको आप उससे आप उसको मतलब एक क्लस्टर बनाएंगे, फिर उससे सबसे जो पास है उससे आप एक क्लस्टर बनाएंगे, फिर उससे, और यहां से अगर आप बना रहे तो इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, और फिर दोनों का इससे, इस तरीके से। ये जो है वो एक मैं आपको इंट्यूशन दे रहा हूं। अब मैं इसका मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल एस्पेक्ट दिखाऊंगा कि ये क्लस्टरिंग में जो डिस्टेंसेस होते हैं, ये जो फासले हैं, ये फासले को कैसे हम लोग
मैथमेटिकली या लॉजिकली कोड करते हैं। कोड नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इसको समझते कैसे है ना, अलग अलग इस पूरे डिस्टेंसेस को, यानी कि अब डिस्टेंसेस की बात है ना, डिस्टेंसेस पे अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए मैं नोट्स वोट्स कुछ वैसा कहता नहीं हूं, मैं बस आपको एक कहानी सुना रहा हूं, आप लोग सुनिए और फिर आप और लोग को सुनाइए। ऐसा मुझे नॉलेज के हिसाब से लगता है कि ये कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं और आपको इसमें मजा आना चाहिए, और इस कहानी में हम लोग क्लाइमैक्स तक चलेंगे और फिर ये क्लाइमैक्स और ट्रेलर और पूरी कहानी आप और लोग को सुनाइए। यकीन मानिए आप अपने सब्जेक्ट के, अपने डोमेन के एक्सपर्ट हो जाएंगे, यकीन माने। आगे बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंसेस के ऊपर लेके इस हायरार्किकल क्लस्टरिंग में। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, इंट्यूशन दे दिया कि एग्जैक्टली कैसे होता है काम हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि इसके अंदर जो डिस्टेंसेस हैं, जो दो डेटा पॉइंट्स के पास डिस्टेंस है, उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, कितने टाइप के डिस्टेंसेस होते हैं, क्या चीजें होते हैं, इन सब पे बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकली। थोड़ा सा हम लोग इस चीज को देखेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और मेरी चौक भी खत्म हो गई। हाँ यहाँ पे ठीक है। अब जो है वो मैं बात करता हूं डिस्टेंसेस के ऊपर, ठीक है, डिस्टेंसेस के ऊपर। डिस्टेंसेस हमारे हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, डिस्टेंसेस हमारे हायरार्किकल क्लस्टरिंग में किस तरीके से होते हैं उस पर बात करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग। कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग, फॉर एग्जाम्पल, अब इसको आप लोग समझते हैं, थ्योरी वोरी कुछ नहीं बताऊंगा, कहानी दिखाऊंगा, विजुअलाइज करवाऊंगा। अगर ये आपका एक डेटा पॉइंट है, बल्कि आप ऐसा ना समझे, इसको आप ऐसा समझे कि ये क्लस्टर है और एक ये क्लस्टर है। यहाँ बहुत सारे डेटा पॉइंट है, ये एक डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है और एक ये डेटा पॉइंट है। यहाँ पे ये क्लस्टर बना हुआ है। यहाँ पे जो है मैं फिर से ये डेटा पॉइंट है, एक इसको मैं दूसरी चौक से लिख देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ना, चीज कोई करे तो एकदम दिल से करें। रुकिए मैं दूसरी चौक लेता हूँ। हाँ, एक ये डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है और एक ये डेटा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक क्लस्टर ए है और जिसमें ये डेटा पॉइंट्स है, और यहाँ पर जो है वो ये डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है, और इसको मैं थोड़ा सा शेप को चेंज करना चाहूंगा इस क्लस्टर को, ताकि आपको समझने में इजी हो। एक ये डेटा पॉइंट है और एक ये डेटा पॉइंट, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट टाइप है डिस्टेंस मेजर का हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, वो है कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग। कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग में एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको वो दिखाता हूं। कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग जो है वो बाय डेफिनेशन ये कहती है कि ये जो है वो मेजर है या मैक्सिमम डिस्टेंस है दो क्लस्टर्स के दरमियान या बीच में, या दोनों की जो स्थिति है उसके जो सबसे दूर डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग। अब इसमें अगर आप एक ऊपर ऊपर से देखें तो सबसे जो दूर मैं दो डेटा पॉइंट्स निकालूं, ऐसे ही मतलब मैं सोच के कह रहा हूं, वो ये हो सकता है। सबसे इस क्लस्टर का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है वो ये है, और इस क्लस्टर का सबसे जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो ये है। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग है वो मेजर है, डिस्टेंस है दोनों क्लस्टर्स के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स में, ताकि दोनों क्लस्टर्स के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस आए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आएगा तो वो ऐसे ही आएगा, मतलब ये पॉइंट सबसे एक्सट्रीम है इस तरफ और ये पॉइंट सबसे एक्सट्रीम है इस तरफ, तो ये मैक्सिमम, बल्कि कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग ये कहती है कि आपके पास दो क्लस्टर्स है और दो क्लस्टर की सबसे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस बनेगा दो क्लस्टर्स के बीच का, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग। तो यानी कि डिस्टेंस जो है वो एस से डिनोट करते हैं हम लोग। तो एस जो है जब हमारा मैक्स हो, मैक्स एस हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग। ये जो है ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट चीज है जो मैंने आपको यहां पर बताई, ठीक है, क्लियर। हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो अभी हमने इंडिया के मैप में देखा, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर डिस्टेंसेस, ये जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे ना आने वाली वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में, जब हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाएंगे तब आपको ये और क्लियर होगा। लेकिन अब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा विजुअलाइजेशन। देखिए हमेशा जब भी आप अपने सब्जेक्ट पे बात करें, अपनी चीजों पे बात करें, तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग बोलना चाहिए। मैंने कहीं सुना था कि आप अपने सब्जेक्ट के या आप अपने डोमेन के या अपने डिसिप्लिन के एक्सपर्ट या महारथी तब माने जाते हैं कि जब आप उस पर बात करें और सामने वाला जो है वो उस फील्ड से ना हो, लेकिन फिर भी आप
उसको उससे प्रेम करवा दे, उस सब्जेक्ट से उसको मोहब्बत करा दे, उस सब्जेक्ट से उससे उसको मजा आने लगे उस सब्जेक्ट में, तब आप जो है वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अपनी डोमेन के एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टाइज रखते हैं, एलोक्वेंटिक है, तब माना जाता है, तब बात है, वरना बात नहीं है। ये मैंने कहीं सुना तो आपको बता दिया। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं, और सेकंड जो है वो है सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग। ये जो है ये इसका रिवर्सल है, इसका अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? यहां पर हमको निकाला था मैक्सिमम डिस्टेंस दो क्लस्टर्स के बीच, इस वाले सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग में हमको निकालना है मिनिमम डिस्टेंस दो क्लस्टर्स के बीच। तो मैं यहां पर दो क्लस्टर्स बनाता हूं, छोटे छोटे, मतलब जगह जो है थोड़ी सी कम पड़ रही है। ये दो क्लस्टर्स है। अब यहाँ पर डेटा पॉइंट्स है। अब यहाँ एक एक्सट्रीम वाला डेटा पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, और एक यहाँ पे एक ये है, 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 और एक यहाँ पे। अब यहां पर सबसे मैक्सिमम हमने लिया था, यहां सबसे मिनिमम लेंगे, तो ये और ये सबसे मिनिमम है, तो ये जो है वो हमारा सबसे मिनिमम जो है वो डिस्टेंस है। यानी कि सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग में आपको मिनिमम डिस्टेंस लेना होता है, मिनिमम डिस्टेंस लेना होता है। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग। अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और चौक बदल लेते हैं, मीन लिंकेज क्लस्टरिंग, मीन लिंकेज क्लस्टरिंग पे बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इसमें हमको सारी पेयर्स निकालनी होती है और उसका फिर हमें मीन निकालना होता है। मतलब अगर आपके पास ये क्लस्टर है और आपके पास अगर ये क्लस्टर है, तो आप इसमें क्या करेंगे? अगर मेरे पास एक ये डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है, और एक ये डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है, और एक ये डेटा पॉइंट है, तो मैं डिस्टेंसेस कैलकुलेट करूंगा, इसका 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 और इसका और मैक्सिमम कंप्यूटेशन होगी। और इन सब डिस्टेंसेस को ऐड करके इसका हम लोग मीन कैलकुलेट कर लेंगे। मीन आप समझते हैं कैसे कैलकुलेट होता है? कि मीन जो है वो इसका एवरेज होता है। तो आप समझ लीजिए इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो एवरेज आएगा, जो इन सब का कैलकुलेशन का प्लस करने के बाद इस डिस्टेंस को, इसको इस सबको मीन जब निकालेंगे, तो जो आपके पास डिस्टेंस आएगा, एवरेज जो आपका डिस्टेंस आएगा, वो आपका मीन लिंकेज क्लस्टरिंग है। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी है ना। आप किसकी सारी पेयर्स निकालो, इसकी सारी पेयर निकालो, इसकी सारी पेयर निकालो, सबका समेशन करो, समेशन करने के बाद इसका एवरेज निकाल दो, एवरेज निकालने के बाद जो आपके पास डिस्टेंस का मेजर आएगा, वो मीन लिंकेज क्लस्टरिंग कहलाता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग के पर्सपेक्टिव में। फर्स्ट जो था कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग था, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस था दो क्लस्टर्स के बीच। जो सेकंड था वो था आपका सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग, जिसमें आपके जो मिनिमम डिस्टेंस है वो दो क्लस्टर्स के बीच को माना जाता है। और जो थर्ड है वो है आपका मीन लिंकेज क्लस्टरिंग, यानी कि सारे पेयर्स का एवरेज निकालो तो जो डिस्टेंस आता है उसको हम लोग मीन लिंकेज क्लस्टरिंग कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ वाले पे। मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं आप लोग से बहुत सीखने को मिल रहा है मुझे। और जो थर्ड है वो है सेंट्रॉइड लिंकेज क्लस्टरिंग। सेंट्रॉइड लिंकेज क्लस्टरिंग जो है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत मजेदार ये भी है। अब मेरे पास जगह नहीं बची, लेकिन मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। सेंट्रॉइड लिंकेज क्लस्टरिंग, जैसे आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सेंट्रॉइड। अगर ये आपका एक क्लस्टर है और आपका एक ये क्लस्टर है, आपके पास डेटा पॉइंट एक ये है, 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 और एक ये है। इसका आपको सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना होगा। सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो है, ये अगर आप माने इसका ये सेंट्रॉइड है, ये इन तीनों डेटा पॉइंट्स का सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया आपने, और यहां पर इन तीनों डेटा पॉइंट्स का आपने ये सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया। मैं कोई चौक ले लूं, यहां पर ये कैलकुलेट किया, और अब इन दोनों सेंट्रॉइड के बीच में जो डिस्टेंस माना जाएगा, जो यहां पर डिस्टेंस आएगा, उसको आप कहते हैं सेंट्रॉइड लिंकेज क्लस्टरिंग। सेंट्रॉइड लिंकेज क्लस्टरिंग मतलब दो क्लस्टर्स के बीच का आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे। इन सारे डेटा पॉइंट्स का सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया, और इन सारे डेटा पॉइंट्स का सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया, और इन दोनों के बीच में आपने डिस्टेंस निकाला, तो वो जो डिस्टेंस निकल के आएगा उसको आप सेंट्रॉइड लिंकेज क्लस्टरिंग कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा और सीखने को मिल रहा होगा। आपसे मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग हमने देखी कि हायरार्की कैसे बनती है। सबसे नीचे आप जो डेटा पॉइंट है उसको खुद में एक डेटा पॉइंट मानो। देखिए मैं आपको थोड़ा एक और चीज बता देता हूं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो। यहां पे बताता हूं, ठीक है? एक ये डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है, एक ये डेटा पॉइंट है। आराम से सबसे पहले हायरार्की का रूल है कि आप इसको खुद एक क्लस्टर बना दें। मतलब अकेले का खुद का एक लीड क्लस्टर बन गया।
इसके बाद आप देखिए कि सबसे पास इससे कौन है, ये है। तो अब आप इसको लेके इसके साथ एक क्लस्टर बना दें। अब ये एक क्लस्टर है 2 डेटा पॉइंट्स का। उसके बाद आप इस क्लस्टर से देखें सबसे नजदीक डेटा पॉइंट कौन सा है, तो वो ये है। तो यहाँ पर आप ऐसा बना दो, यानी कि अब ये एक क्लस्टर बन गया जिसमें 3 डेटा पॉइंट्स है। स्टार्टिंग करेंगे आप उस क्लस्टर को, उस डेटा पॉइंट को खुद एक क्लस्टर मान के, फिर उसके सबसे पास, फिर उन दोनों के सबसे पास। इसको हम लोग इस पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। और इस हायरार्किकल क्लस्टरिंग में जो डिस्टेंसेस का मेजर है, जो अलग अलग जगह का काम आता है, वो डिफाइंड रहता है। जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो वो यहाँ 4 चीजें हैं जो आपके सामने आती हैं। पहला है कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग, जिसमें आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम 2 क्लस्टर्स के बीच। जो सेकंड है वो है आपका सिंकेज लिंकेज क्लस्टरिंग, जिसमें आप मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जो थर्ड है वो है आपका मीन लिंकेज क्लस्टरिंग, जिसमें आप जो है मीन कैलकुलेट करते हैं दोनों क्लस्टर्स के सारे पेयर्स का और उसका एवरेज निकाल के जो डिस्टेंस आता है उसको आप लोग कहते हैं मीन लिंकेज क्लस्टरिंग। और जो फोर्थ है वो आपका सेंट्रॉइड लिंकेज क्लस्टरिंग, जिसमें आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट करते हैं डेटा पॉइंट्स का। कैलकुलेट करने के बाद जो सेंट्रॉइड आता है उस क्लस्टर का, उसका डिस्टेंस दूसरे क्लस्टर से अगर आप निकालते हैं तो जो डिस्टेंस निकल के आता है उसको आप लोग कहते हैं सेंट्रॉइड लिंकेज क्लस्टरिंग। ये 4 तरह के क्लस्टर्स का डिस्टेंस है जो निकलता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग में। और ये डिस्टेंसेस बहुत काम आते हैं। आने वाली वीडियोस में हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका यूज कहां है, कहां इस्तेमाल होता है, वो आगे आएगा, लेकिन आपको ये थ्योरी जो है वो क्लियर हो गई होगी। देखें, सबसे अच्छा सीखने का तरीका है सिखाओ। आपसे मैं सीख रहा हूं, अब मैं किसी और को सिखाऊंगा। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आप भी करें, जाएं अलग अलग जगहों पे, दो के साथ मिले, बैठे और अपने सब्जेक्ट के ऊपर बात करें। मजा आ जाएगा, आपको बहुत मजी चीज आएगी। तो आप एक बार इसे देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और फिर अब मैं जो है वो आगे की तरफ चलूंगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि जो मैथमेटिक्स का जो एक मतलब जो आपका एक मैट्रिक्स बनता है कि मैट्रिक्स में कैसे चीजें होती हैं, मैं आपको सोच रहा हूँ वो बताऊं या भी ना बताऊं। ये कि हाँ चलिए ठीक है, जब हम लोग इंप्लीमेंटेशन वाली वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है वो काफी लेंदी है। उसको इस बोर्ड को मुझे 3-4 बार रब करना पड़ेगा, तब वो पूरा एक 1-to-1 जो है वो कवर हो पाएगा। तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग मैट्रिक्स कैसे बनता है, उसके अंदर कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये थ्योरी जो है वो कवर हो गई होगी और क्लियर हो गई होगी। तो ये वाली जो चीज थी, ये फर्स्ट चीज थी। अब हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पे। आपको याद होगा हायरार्किकल क्लस्टरिंग मैंने आपसे बात की थी, जो पहला था वो था एग्लोमेरेटिव। तो एग्लोमेरेटिव में हमारा ये कवर हो गया सारा। अब हम लोग बात करेंगे पार्टिशनल्स में के मींस के ऊपर। के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या क्या होता है उसमें, कैसे कैसे चीजें जो है वो काम करती है, उन सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। और आप लोग को मजा आ रहा होगा तो उम्मीद करता हूं। और अब हम लोग बात करेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक है, कोडिंग की टाइम बहुत काम आता है, अलग अलग जगहों पे लगाने के लिए बहुत काम आता है, जो है हमारा के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अब इसके बाद के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। हाँ, आगे बात करते हैं। तो के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जो है वो कुछ ऐसे काम करता है। इसमें जो है वो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। पहले मैं स्टेप्स लिख दूं, लेकिन मेरा ये आता है स्टाइल नहीं है स्टेप्स लिखूं फिर आपको एक एक वो करूं। मैं बस बताता जाता हूं, वो स्टेप्स जो है वो आपके जहन में, दिमाग में आती जाती होगी। लेकिन मैं चलिए फिर भी लिख देता हूं कि आप जो है डिजायर्ड नंबर्स ऑफ के जो है वो डिफाइन करेंगे। मैं बता रहा हूं इसमें क्या क्या हो रहा है। उसके बाद आप रैंडमली जो है वो ईच डेटा पॉइंट को एक क्लस्टर बनाएंगे। उसके बाद जो थर्ड है वो आपका आप कंप्यूट करेंगे क्लस्टर्स का सेंट्रॉइड। और जो फोर्थ है वो है आपका उसको रीअसाइन करेंगे और फिर आइटरेशन परफॉर्म करेंगे बार 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 बार। ओके, ये सब तो किताबी बातें हैं। अब आप असली में देखिए होता क्या है। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड आ गया। कुछ डेटा पॉइंट्स में लेता हूं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये आपके कुछ डेटा पॉइंट्स हैं आपकी एक्टिविटी शीट में, ठीक है। पहली बात कहती है कि आपको कुछ स्पेसिफिक डिजायर्ड नंबर ऑफ के जो है वो डिफाइन करने होंगे। तो चलिए, मैं यहां पर मेरे पास डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, चलिए यहां थोड़े और ले लेता हूं, ठीक है। एक यहां और एक यहां। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास थोड़ा थोड़ा जो समझ में आ रहा है कि उम्मीद है कि ये इसके जो क्लस्टर्स बनेंगे वो 3 बनेंगे, क्योंकि 3 सेग्रीगेटेड डेटा पॉइंट्स यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं रैंडमली जो के है
उसको असाइन कर देता हूं k इक्वल टू 3 पे, मैं k इक्वल टू 3 कर देता हूं, ठीक है। रैंडमली ये मैं करता हूं, ये इंट्यूशन पे ही किया जाता है रैंडमली। तो मैं एक यहां पर k कर देता हूं, एक k ये है, एक k यहां रैंडम होता है, ये कहीं जरूरी नहीं है, और एक k जो है वो ये है, ठीक है। ये k मैंने डिफाइन कर दिया, आप समझ लीजिए k1 k2 k3, यहां पर ये चीज जो है वो हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप इसे रैंडमली असाइन कर देंगे उसके बाद जो है आप इसको, इसका जो नियरेस्ट क्लस्टर है वो देखेंगे कि कौन सा है, यानी कि ये जो k है इसका सबसे नियरेस्ट, और क्लस्टर से यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं डेटा पॉइंट, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि हम लोग एक एक डेटा पॉइंट को खुद में एक क्लस्टर मानते हैं। तो अब आप देखिए कि इससे सबसे पास अगर मैं देखूं इस k से, तो सबसे पास डेटा पॉइंट कौन सा है, मैं ये कह लूं या ये कह लूं, चलिए इसको मैं थोड़ा नजदीक बना देता हूं यहां पे। तो सबसे पास इस k से जो डेटा पॉइंट है वो है ये, ठीक है। इस केस से जो सबसे पास डेटा पॉइंट है वो है ये, और इस केस से सबसे जो पास डेटा पॉइंट है वो है आपका, ठीक है, ये। अब आप देख सकते हैं कि इससे इस केस से सबसे पास डेटा पॉइंट ये है, इस वाले से ये है, इस वाले से ये है। अब आप देख रहे हैं कि हमने जो रैंडमली के असाइन किया था वो यार मतलब बात बन नहीं रही है, वो बड़ा आउट ऑफ द वे है ना, आउट ऑफ द स्कोप है, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसका सेंटर जो है वो रीएडजस्ट करेंगे, यानी कि क्योंकि ये यहां पे था तो अब हम लोग क्योंकि सबसे ज्यादा ये कैलकुलेट करें, तो अगर इसको हम लोग जब रीअसाइन कर रहे होंगे और इसको हम लोग बाहर ले जा रहे होंगे, इसको देख रहे होंगे, तो इसको आप देखेंगे ये यहां पे आ जाएगा। रीअसाइन कर रहे हैं, इसकी आइटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, देखने से जो पास क्लस्टर है डेटा पॉइंट है उस तक वहां पर ले आओ, तो यहां पर ये आ गया, यहां पर ये आ गया, यहां पर ये आ गया। अब यहां से जो है वो देखेंगे, यहां से जो अगली साइकिल है वो यहां पर ये आ जाएगा, और यहां पर इससे सबसे पास क्या यही है, ये आ जाएगा, और यहां सबसे इसके जो पास है वो ये आ जाएगा। और ये जो साइकिल आप थ्योरी में भी देख सकते हैं कि ये साइकिल जो है वो रिपीट करेगी कि जब तक ये के जो है, ये आपका जो ओरिजिनल के था वो सेंटर नहीं बन जाता, वो सेंटर में नहीं आ जाता। आप सेंटर समझ रहे हैं, यानी कि क्लस्टर्स का सेंटर नहीं बन जाता तब तक ये के की आइटरेशन रिपीट होगी। यहां पर आप देखिए कि ये यहां पे था एग्जैक्टली, जब तक ये यहां पर के जो है वो सेंटर नहीं बन जाता डेटा पॉइंट्स के क्लस्टर्स का, यहां पर ये जो था ये यहां पर नहीं आ जाता, डेटा पॉइंट्स के क्लस्टर्स का सेंटर नहीं बन जाता, सेंटर नहीं बन जाता, सेंटर नहीं बन जाता, तब तक ये आइटरेशन की साइकिल जो है वो रिपीट होती चली जाएगी। और जब ये कन्वर्ज होने लगेगी, जब ये आप कह लीजिए कि ये सेंटर्स स्टॉप कर देंगे हिलना, यानी कि ये इसका मोशन जो है वो रुक जाएगा, इसका मोशन जो है वो रुक जाएगा, इसका मोशन जो है वो रुक जाएगा, तब जो है वो आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, और उसके बाद उसको आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं और उसको प्लॉट कर सकते हैं। और इसको हम लोग जब हम लोग इसकी कोडिंग करेंगे और उसको हम लोग जब पाइथन के जरिए, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न के जरिए जब इसको मैं प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। लेकिन यहां पर आप के मीन क्लस्टरिंग्स की जो बेसिक आइडिया और इंट्यूशन है वो आप ये समझे कि हम लोग रैंडमली जो है वो के असाइन करते हैं अपने प्लेन पे, डेटा पॉइंट्स पे। उसके बाद जब आप के असाइन कर देते हैं तो फिर आप उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस जो कि आप ये, मैंने यहाँ पर इससे इस केस से ये सबसे डेटा पॉइंट पास था, उससे इस वाले से ये था और इस वाले से ये था, और फिर ये साइकिल रिपीट होती चली जाती है कि जब तक सेंटर जो है वो अचीव ना हो जाए के का, और जब के का सेंटर अचीव हो जाता है तो फिर वो कन्वर्ज हो जाता है, और जब कन्वर्ज हो जाता है तो फिर वो मूव करना छोड़ देता है, रुक जाता है, स्टैटिक हो जाता है। अभी तो बहुत डायनेमिक है, अभी बहुत वोलेटाइल है, लेकिन वो फिर बाद में एक जगह पर स्थित हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, शांत हो जाता है। और जब वो शांत हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, तो आप जो है उसको वहां पर रोक देते हैं, और फिर वो आपका जो है आप कह लीजिए कि सारी चीजें जो है वो फिर एक स्टैटिक हो जाती है, फिर वो आप उसको प्लॉटिंग की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद आप जो ये के मीन्स है उसको आप डेटा सेट पे अप्लाई करते हैं, क्लस्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं लेबल्स के ऊपर, फिर क्लस्टर्स को प्लॉट करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखते हैं। ये हम लोग कोडिंग में करेंगे सारी चीजें, और क्योंकि यहाँ पर इसे फिजिकली दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कैसे वो वीडियो में ज्यादा दिखाने में ज्यादा आपको मजा आएगा। और फिर नंबर ऑफ के जो है वो आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो है वो फिर बनते हैं, जो भी हो एन आप ले लीजिए, वो फिर डिफाइन करते हैं। उसके बाद इसको रीवैल्यूएट करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को, जब तक कि वो आप उसके सेंटर्स हिलना बंद कर दे और फिर वो एक स्टैटिक पोजीशन पे आ जाए। तो ये जो चीज है इसको हम लोग के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम कहते हैं, और इसका आइडिया जो है मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। बस यही इसकी एक बेसिक आइडिया है। इसको हम लोग गूगल कोलैब पे या VS कोड पे जब हम लोग इसे करेंगे तो फिर आपको और ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। के मींस का मतलब यहाँ पर मैं अगर मैं लिख भी दूं
कि के मीन्स जो है इसमें आप रैंडमली असाइन करते हैं, उसके बाद फिर आप नियरेस्ट क्लस्टर देखते हैं, डेटा पॉइंट देखते हैं, उसके बाद फिर आप इसकी साइकिल की आइटरेशन चलाते रहते हैं कि जब तक, कब तक चलाते हैं, जब तक ये स्टैटिक ना हो जाए, सेंटर जो है वो स्टॉप हो जाए मूविंग, तब आप ये साइकिल रोक देते हैं। ये जो है वो एक के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। तो आज हमने बात क्या क्या की, आज हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर बात की कि जिसमें स्पेसिफिक लेबल्स डिफाइन नहीं होते और आपको सिमरा की मेजर के बेसिस पे डिफरेंट क्लस्टर्स बनाते होते। जैसे हमने मोना का एग्जांपल दिया था, उसके दो बेटे थे सैम और टिम। सैम का अलग नोशन था, टिम का अलग नोशन था। मोना ने गलती ये कर दी, उसने सम्राट की मेजर नहीं बताया। अगर वो सम्राट की मेजर बता देती कि भाई तुम्हें करियर के बेसिस पे क्लस्टर्स बनाने हैं तो फिर सैम सही, अगर तुम्हें शेप्स के बेसिस पे क्लस्टर्स बनाने तो टिम सही। वो जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी आप ये सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे हो। तो ये जो है ये एक आपका बेसिक एप्टीट्यूड था अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। उसके बाद हमने बात किस पे की, उस पे हमने बात की कि जो आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है उसमें हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है और उसके बाद पार्टीशनल्स होता है। पार्टीशनल्स में अभी हमने के मींस देखा, एक बेसिक थ्योरीज की समझी, लॉजिकल थ्योरी और एस्पेक्ट समझा कि देखिए आपको ये वाली चीजें जो है वो कभी भी कोडिंग में नहीं होगी, कोडिंग में आपको सप्लाई करना है, लेकिन जब कोडिंग के बाद आपका रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, तो उसका नोशन, उसके इनसाइट्स, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसके आप जितना भी आपकी ज्योग्राफी है, वो आपका वर्किंग मैकेनिज्म जहन में चलना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है। तो उसके लिए ये सारी चीजें जो है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मजा भी आता है यार। जो आप कर रहे हो मशीन पीछे कर क्या रही है, वो ये कर रही है। जब मैं ये अपना बैचलर्स कर रहा था एआई में, तो हमारे सर जो है वो पूरा न्यूरल नेटवर्क जो है वो हाथ से बनवाते थे और उसके सारे एक्टिवेशन फंक्शंस, इस पर हम लोग बात करेंगे जब डीप लर्निंग की एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। एक्टिवेशन फंक्शन जो कि कंप्यूटर 2 मिनट में कर देता है, उसके प्रॉपर वो सारी इक्वेशंस बनवाते थे, सारी चीजें करवाते थे। तब मुझे बहुत ज्यादा कोलोसल और बहुत ज्यादा ह्यूमंगस लगता था। लेकिन अब क्योंकि मैंने वो सारा मैथमेटिक्स हाथ से किया हुआ जो कि बहुत बड़ा था और उसमें आंसर हमेशा ऊपर नीचे आता ही था क्योंकि वो काफी बड़ा कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ में आता है कि जब आप कोई चीज अप्लाई करते हैं, CNN यूज करते हैं या फिर न्यूरल नेटवर्क जो है वो बनाते हैं, स्क्रैच से बनाते हैं, तो आपको फिर एक आइडिया लगता है। टेंसरफ्लो जब आप यूज करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा मजा आता है। इसी तरीके से आपको ये सारी चीजें जब क्लियर होगी तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपको फिर इंटरव्यूज और दीगर जगहों पे बताने में वो एक आपको एनर्जी फील होगी। तो हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात कर रहे थे। पार्टीशनल्स में के मींस क्लस्टरिंग पे के मींस है और फजी सी मींस है, और आपका जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है और डिसाइसिव है तो उसके अंदर एग्लोमेरेटिव है। और एग्लोमेरेटिव पे हमने पूरा पीछे जो बात की थी वो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है। उसके अंदर इंडिया मैप देखा और इंडिया मैप में हमने देखा डिफरेंट चीजें और सारी चीजें आपको समझ में आया हो कि वो सबसे पास जो होता है वहां पे गए, फिर वहां पे गए। फिर उस एग्जाम्पल को मैंने रियल लाइफ एनालिसिस में समझाया कि कैसे काम करता है और फिर वो क्लस्टर्स को मैंने हायरार्की बना के समझाया। मैं उम्मीद करता हूं आपसे सीखने को मिला मुझे। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपसे सीख रहा हूं क्योंकि आप जो है आपको मैं आपसे बात करके आपके साथ ये शेयर करके मुझे बहुत सीखने को मिला, तो मैं एग्जैक्टली सीख ही रहा हूं। और मैं ये भी सोचा था कि मैं साइड बाय साइड पाइथन के जो बेसिक प्रोग्राम्स का एप्टीट्यूड है वो मैं चौक और बोर्ड पे हाथ से करूं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे करूं और फिर वहां बोलूं, बिल्कुल भी नहीं, यहां पे करूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पाइथन के बेसिक प्रोग्राम्स का एप्टीट्यूड, जैसे टेबल को कैलकुलेट करना, पैलिंड्रोम बनाना या फिर इवन नंबर्स को प्रिंट करना, इसका बेसिक एप्टीट्यूड कैसे होता है उस तरीके से इस फैशन में, मुझे पता नहीं कि मैं कैसा, मतलब मैं बहुत फ्लो में आ जाता हूँ। मुझे मजा आने लगता है जब तो मैं बहुत एकदम कहीं निकल ही जाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के जितने भी आप कंटेंट चाहते हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट का मुझे जरूर बताइएगा। एक और चीज, मुझे टोपोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है ना, मुझे चीजों को स्टडी करने में, शेप्स को स्टडी करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मुझे फील्ड्स मेडल या नोबेल प्राइज वाला मैं एक पर्सपेक्टिव रखता हूँ। तो अगर आप लोग साथ में रिसर्च करना चाहते हैं इस तरीके से तो उसमें भी हम लोग वीडियो कर सकते हैं और साथ में कुछ नई चीजों पे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग समझ में आई होगी, मजा आया होगा। अब आपने जो समझा है वो दूसरों को समझाए, सिखाए, बताए, सुनाए, जताए, दिखाए, विजुलाइज कराए और फिर देखिए आपकी नॉलेज एपिटमी पे चली जाएगी। आप जो है वो और ज्यादा इसको और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अपने सब्जेक्ट को लेके एक नोशन होना, एक्साइटमेंट होना, इंथुजियाज्म होना, वर्कहोलिकनेस होना, एक अलग सी खुशी होना, ये दर्शाती है, ये बताती है, ये जताती है कि तुझे उससे बहुत ज्यादा मजा आता है, प्यार है, लगाव है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट चलाते ही रहेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे ही, साथ में मैं और भी चीजें स्टार्ट करना चाह रहा हूं।
ताकि एक एंगेजमेंट जो है चीजों का बना रहे और लोगों को और चीज समझ में आए। प्रोग्रामिंग का एप्टीट्यूड चाहता हूं बना। याद रखिए जो मैं चीज हमेशा कहता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। हाफिज।